एक बार फिर से स्वागत आप सभी का भारत अपडेट पर। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले आज नवरात्रि का 8वें दिन यानी कि महाअष्टमी के दिन आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मां दुर्गा माता रानी आप सभी के जीवन में सुख और समृद्धि लेकर आए। तो चलिए अब खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी का आज पश्चिम बंगाल का ये बहुत ही खास दौरा रहने वाला है। आसनसोल नदिया में रोड शो और जनसभा को संबोधित करेंगे। आज का ये दिन बेहद अहम है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल पहुंच रहे हैं। इससे पहले पश्चिम बंगाल के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया था, जहां पर जनसैलाब उमड़ा हुआ नजर आया था। बीजेपी ने चुनाव प्रचार अब इस बीच तेज कर दिया है। पीएम के कार्यक्रम को लेकर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर किया गया है। आसनसोल से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई जगहों पर जो है वो रोड शो करते हुए वहां से गुजरेंगे और उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि जो वहां के कैंडिडेट्स हैं, जिनमें जितेंद्र तिवारी जिन्हें पांडेश्वर से टिकट दिया गया है और आसनसोल से 3 और उम्मीदवार हैं जो बीजेपी के, उनको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से वोट की अपील करेंगे और साथ ही नदिया में भी चुनाव प्रचार करेंगे। और इस चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कई वहां के जो प्रत्याशी हैं जिन्हों मैदान में उतारा गया है वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। ये बड़ी खबर जहां पर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये खास दौरा आज पश्चिम बंगाल का रहने वाला है, जहां पर तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं और तैयारियां पूरी करने के साथ साथ प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। हमारे सहयोगी स्नेही कमल हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करते हैं, जानते हैं विस्तार से प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर क्या कुछ जानकारी है। जी स्नेही कमल। नरेंद्र मोदी जो है औपचारिक रूप से पश्चिम बंगाल के चुनावी कार्यक्रम संखनात करेंगे, क्योंकि इससे पहले जो भी दौरे हुए थे वो चुनाव आयोग के कार्यक्रम की घोषणा पहले हुए थे। चुनाव आयोग द्वारा जब पश्चिम बंगाल के विधानसभा के चुनाव घोषणा होती है उसके बाद ये पहली प्रधानमंत्री की चुनावी रैली होगी। तो कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी आज औपचारिक रूप से अपने चुनावी कार्यक्रम का संखनात कर रही है। और जिस तरह से भाजपा के सूत्रों ने बताया कि विधानसभा चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री के लगभग कुल 14 रैलियां या रोड शो होंगे और जिसकी शुरुआत आज प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के उत्तरी क्षेत्र नदिया और आसनसोल से कर रहे हैं। बिल्कुल स्नेही कमल, क्योंकि आज ये बहुत ही खास दौरा होने वाला है, लेकिन इससे पहले जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचे थे ब्रिगेड परेड ग्राउंड में, उन्होंने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया था। उस दौरान जनसैलाब भी देखने को मिला था। क्या उम्मीद जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री आज जब इस दौरे पर रहेंगे तो क्या तस्वीरें सच में ममता बनर्जी को विचलित कर सकती हैं? जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो उनकी पूरी दुनिया में उनकी अच्छी लोकप्रियता स्वीकारता है। जहां तक पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी इसमें प्रमुख विपक्षी दल है। अगर तृणमूल कांग्रेस के बाद अगर किसी के आधार की अगर बात करें, सबसे बड़ा आधार भारतीय जनता पार्टी का, तो निश्चित रूप से जो है प्रधानमंत्री की रैली में जो है भारी भीड़ उमड़ेगी, क्योंकि मुख्य मुकाबला एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच है। तो दोनों दल बिल्कुल कमर कसे हुए हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, एड़ी से चोटी का जोर जो है भारतीय जनता पार्टी लगातार लगा रही, क्योंकि 15 साल से लगातार ममता बनर्जी की सरकार पश्चिम बंगाल की सरकार में काबिज है। तो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश एक बार पुनः होगी उन्हें टक्कर देने की या उन्हें कुर्सी से हटाने की। बिल्कुल जाहिर बात है स्नेही कमल, क्योंकि आज प्रधानमंत्री का एक खास दौरा है, रोड शो भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऐसे में सुरक्षा बहुत ही अहम हो जाती है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में हमने देखा है कि कई बार ऐसे चाहे आप दंगे कह लीजिए चाहे वो हिंसा कह लीजिए, लेकिन प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या तैयारियां की गई, विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल का जो चुनावी इतिहास है बाकी काफी हिंसक रहा है। हर चुनाव में जो है चुनावी हिंसा होती है और खासकर अगर इस समय वर्तमान समय में देखें तो अक्सर भाजपा और तृणमूल कार्यकर्ताओं के बीच जो है झड़प होती है और वो झड़प अंततः हिंसक झड़प के रूप में बदल जाती है। तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और जिस तरह से प्रधानमंत्री के दौरे में 3 लेयर की सुरक्षा होती है। जो पहला लेयर होता है वो उनके जो निजी एनएसजी गार्ड होते हैं, जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में क्षमा करें एसपीजी गार्ड्स होते हैं, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। उसके बाद जो दूसरा लेयर होता है वो पैरामिलिट्री फोर्सेस का होता है, यानी अर्धसैनिक बलों का होता है। तीसरा लेयर जो होता है वो स्थानीय पुलिस का होता है। इसके अलावा गुप्तचर सेवाओं के कई एजेंट, कई लोग शामिल होते हैं जो चप्पे चप्पे पर जो निगाह रखते हैं।
जाहिर बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद ही खास होने वाला है। स्नेह कमल, क्या जानकारी सामने आ रही है कि आज उस कार्यक्रम में कौन कौन शामिल होगा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के अलावा? भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यक्रमों में जो चुनावी कार्यक्रम होते हैं, तो प्रधानमंत्री के साथ साथ जो वहाँ के जो वरिष्ठ पदाधिकारी होते हैं, खासकर जिस क्षेत्र में आते हैं वहाँ के जो प्रत्याशी होते हैं वो भी शामिल होंगे। बिल्कुल। क्या उनके शेड्यूल है, क्या टाइमिंग को लेकर जो चीजें हैं वो सामने आ रही है स्नेह कमल? जो भारतीय जनता पार्टी की सूत्रों से खबर मिली है, प्रधानमंत्री दोपहर बाद जो पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे और उत्तर बंगाल का जो 2 क्षेत्र है, नदिया और आसनसोल, वहां पर जनसभा के साथ साथ रोड शो भी करेंगे। बिल्कुल, जाहिर बात है। स्नेह कमल, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम आगे भी खबरों में आपका रुख करेंगे। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बेहद ही खास दौरा रहने वाला है। पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री, जहां पर वो आसनसोल और नदिया में जनसभा को संबोधित करेंगे और रोड शो भी करेंगे। और प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर कयास भी लगाए जा रहे हैं कि भारी संख्या में लोग वहां पर आज जुटने वाले हैं। बढ़ते हैं आगे। बंगाल चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। तीसरी लिस्ट में 19 उम्मीदवारों के नाम को शामिल किया गया है। आरजीकर रेप पीड़िता की मां को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। आपको याद होगा आरजीकर में किस तरीके से ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो दुर्घटना हुई थी, उसके बाद बीजेपी ने उस मां को मैदान में उतारा है। पहली सूची में 144 नाम सामने आए थे, दूसरी में 111 उम्मीदवारों के नाम शामिल किए गए और अब 19 उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो जारी हो गई है। प्रमुख नामों में निशित प्रमाणिक, प्रियंका टिब्रेवाल और रूपा गांगुली शामिल है। इसके अलावा जितेंद्र तिवारी, तरुण ज्योति उसमें तिवारी शामिल हैं और इसके अलावा कुल अब तक 274 उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है, यानी कि 294 सीटें हैं। 274 नामों की जो घोषणा है वो हो चुकी है और अब 20 नामों की घोषणा होनी अभी बाकी है। हालांकि बीजेपी लगातार इस चीज को लेकर मंथन कर रही है और मंथन करने के साथ साथ जल्द से जल्द नामों की घोषणा को लेकर जो है वो चर्चा अब इस बीच तेज हो गई है। कूच बिहार दक्षिण से बिल्कुल जाहिर बात है, जिस तरीके से अब बीजेपी जो है कमर कस चुकी है और उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर रही है। तीसरी लिस्ट में 19 उम्मीदवारों को जगह मिली है। हमारे सहयोगी स्नेह कमल लगातार हमारे साथ बने हुए। स्नेह कमल, बीजेपी ने 3 लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। अब तक 274 नामों की घोषणा हो चुकी है। इनमें से खास नाम निशित प्रमाणिक, जो कि पूर्व में केंद्रीय राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, प्रियंका टिब्रेवाल जो कि बहुत ही चर्चित एडवोकेट भी है, उन तमाम लोगों को इसमें शामिल किया गया है। क्या जानकारी लिस्ट को लेकर? सुचित्रा, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए अपनी तीसरी सूची जो है कल देर रात जारी कर दी थी। जिस तरह से आपने बताया कि पहली सूची में 144 नाम, दूसरी सूची में 111 नाम थे, अब इस सूची में 19 नाम है, यानी कुल मिलाकर जो है 274 नामों की घोषणा भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है। और जैसा कि आपने बताया कि पूर्व मंत्री नीतीश प्रमाणिक, प्रियंका टिब्रेवाल जो एक प्रमुख अधिवक्ता, इसके साथ ही साथ जो है भारतीय जनता पार्टी की जो राज्यसभा सांसद थी रूपा गांगुली, जो एक मशहूर सीरियल महाभारत अभियान चोपड़ा जिसमें द्रौपदी का रोल किया था रूपा गांगुली ने, तो इस बार रूपा गांगुली भी जो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर जिसे सरगर्मियां बढ़ी हैं, राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भारतीय जनता पार्टी ने जो तीसरी सूची जारी की है उसमें अगर अन्य नामों की बात करें तो कूच बिहार से रविन्द्रनाथ बोस, राजगंज से दिनेश सरकार, इस्लामपुर से चित्रजीत राय, अहमदाबाद से हरिपदा बर्मन, इंग्लिश बाजार सीट से अमलन भादुड़ी, शांतिपुर से स्वपन दास, पानीहाटी सीट से रत्ना देवनाथ, जो आरजी कर पीड़िता की मां है रत्ना देवनाथ जो है, ये पानीहाटी सीट से जो है प्रत्याशी बनाई गई सुचित्रा। इसके अलावा हावड़ा मध्य की बात करें तो वहां पे विप्लव मंडल, उत्तर पाड़ा की बात करें तो दीपांजन चक्रवर्ती, चिंगूर सीट की अगर बात करें डॉक्टर अरूप कुमार, चंदन नगर से दीपांजन कुमार गुहा। इसके अलावा जो सुचित्रा और सीटें हैं उसकी अगर बात करें तो चुनचुड़ा सीट से जो है सुबीर नाग, वहीं हरिपाल सीट की अगर बात करें तो वहां पर मधुमिता घोष, तुमलक सीट से डॉक्टर हरे कृष्णा बोरा, मेदिनीपुर से डॉक्टर शंकर मुछैत, पूर्व स्थली दक्षिण सीट से जो है प्राण की स्टापदार, कृष्णा घोष सीट से अगर बात करें सैंथिया, वहीं अगर नल्हाटी सीट की बात करें तो अनिल कुमार सिंह को जो है पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। तो कुल मिलाकर 19 प्रत्याशियों की जो तीसरी सूची आई है इसमें काफी कई चर्चित नाम है। जिस तरह से आपने कहा कि जो है आरजी कर की पीड़िता की मां हो, चाहे रूपा गांगुली हो,
चाहे नीतीश प्रमाणिक हो, चाहे प्रियंका टेबरेवाल हो। बिल्कुल, जाहिर बात है कि स्नेह कमल, इन नामों की चर्चा बहुत पहले से भी चली आ रही थी कि इन लोगों को जगह मिल सकती है और अब पार्टी ने इन पर भरोसा भी जताया है। चुनाव की तारीखें बहुत नजदीक आ चुकी हैं, तैयारियों के लिए बहुत कम समय रह गया है, लेकिन अभी भी 20 नामों की घोषणा बाकी है। क्या लगता है कब तक इन नामों की घोषणा संभव? जी बिल्कुल, सुचित्रा 294 सदस्यीय जो विधानसभा है पश्चिम बंगाल की, वहां पर 23 और 29 अप्रैल को मतदान होने हैं। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो अंतिम जो चौथी सूची है वो जल्द ही आने की संभावना है। बिल्कुल, जाहिर बात है स्नेह कमल, क्योंकि जिस तरीके से तमाम जो तैयारियां हैं वो बीजेपी की ओर से की जा रही हैं। टीएमसी ने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या होने वाला है? क्योंकि कहा जा रहा है कि कांटे की टक्कर रहेगी बीजेपी और टीएमसी के बीच। जी बिल्कुल, अभी ये अनुमान लगाना एक किसी बहुत बड़े राजनीतिक पंडित के बस की बात भी नहीं है कि पश्चिम बंगाल के चुनावों के जो अनुमान पहले से लगा ले, लेकिन निश्चित रूप से हम कह सकते हैं चुनावी टक्कर कांटे को की, बिल्कुल मुकाबला नेक टू नेक यानी बराबर का होगा। लेकिन कहीं न कहीं जिस तरह से संगठन है, जिस तरह से ममता बनर्जी की स्वीकारता है या उनकी गहरी पैठ है, तभी भी हम कह सकते हैं टीएमसी को जो है थोड़ी बढ़त जरूर पश्चिम बंगाल में हासिल होगी। जाहिर बात है कि इस बार की ये जो चुनाव की चीजें हैं वो कांटे की टक्कर में देखने को मिलेगी बीजेपी और टीएमसी के बीच में। बहुत शुक्रिया स्नेह कमल विस्तार से जानकारी के लिए। इस बीच बीजेपी ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है और अब आखिरी लिस्ट का इंतजार किया जा रहा है, जिसमें 20 नामों को जगह मिल सकती है। कहा यह जा रहा है कि जल्द से जल्द बीजेपी इन नामों की घोषणा करेगी। खबरों में बढ़ेंगे आगे। सीएम योगी से जुड़ी हुई खबर है। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम योगी। गोरखपुर मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और गौ सेवा करेंगे। जनता दर्शन कार्यक्रम में लोगों की समस्याओं को सुनेंगे, साथ ही गीडा में बने आईटी पार्क का लोकार्पण करेंगे। 3.5 एकड़ क्षेत्रफल में तैयार हुआ ये आईटी पार्क, जिसकी लगभग अनुमानित लागत जो है वो 20 करोड़ रुपए है। आज जिसका शुभारंभ सीएम योगी करते हुए नजर आएंगे। तो आज गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन है। सीएम योगी के दौरे को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है और अब सीएम योगी गोरखपुर मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे, जनता दर्शन कार्यक्रम लगाएंगे और उसके बाद आईटी पार्क का लोकार्पण करेंगे। तो आज सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का ये दूसरा दिन है और माना ये भी जा रहा है कि बीजेपी के जिला पदाधिकारियों के साथ वो बैठक भी कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, सीएम योगी लगातार दौरे कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं के साथ और जिला पदाधिकारियों के साथ बैठक करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो माना ये भी जा रहा है कि इस गोरखपुर दौरे के दौरान भी कुछ खास रहने वाला है। क्या कुछ जानकारी हम अपनी सहयोगी नेहा सिंह से जान लेते हैं। नेहा, सीएम योगी के दौरे को लेकर क्या कुछ जानकारी है? आज उनके इस दौरे का दूसरा दिन है। जी ये सुचित्रा जी, थैंक यू। ये 26 मार्च आज 2026 के दिन ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का दूसरा दिन है, जहां पे वो पूजा अर्चना करेंगे और कई कार्यक्रमों में भाग भी लेंगे, जहां पे जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं भी सुनेंगे और गीडा में आईटी पार्क जो है उसका लोकार्पण भी करेंगे, जिसका मतलब 20 करोड़ रुपए की लागत से जो आधुनिक आईटी पार्क है वो बना हुआ है, जो कि 3.5 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि 15,000 युवाओं को रोजगार दिलाने की दिशा में एक प्रमुख पहल माना जा रहा है। ये इसके अलावा क्षेत्र में अन्य विकास परियोजना की समीक्षा भी कर सकते हैं। बिल्कुल नेहा, क्योंकि सीएम जब भी गोरखपुर पहुंचते हैं तो जनता दरबार भी लगाते हैं। ऐसे में जनता दरबार को लेकर क्या जानकारी है? क्योंकि गोरखनाथ मंदिर में सीएम पूजा अर्चना भी करने वाले हैं और गौ सेवा भी करते हुए नजर आएंगे। जी, जनता दरबार में लोगों की समस्या सुनेंगे और जिस तरह की वो समस्या लेके आएंगे उसका वो निदान भी करेंगे और हमेशा वो करते भी हैं, हमेशा उनकी। ठीक है, बहुत शुक्रिया नेहा आपका विस्तार से जानकारी के लिए। तो सीएम योगी का ये अहम दौरा आज दूसरे
दिन का है और गोरखपुर में IT पार्क का लोकार्पण भी करेंगे, जिससे 15,000 लोगों को नौकरी मिलने की उम्मीद भी जताई जा रही है। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य जनजाति महोत्सव 2026 में हिस्सा लिया। परेड ग्राउंड में हुए इस कार्यक्रम में 12 राज्यों के लोग शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जनजातीय समाज के विकास के लिए पूरी तरीके से काम कर रही है। शिक्षा, रोजगार और आत्मनिर्भर बनने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्होंने जनजातीय समाज को देश की ताकत बताया। इस मौके पर रिंकू देवी राणा और दर्शन लाल को आदि गौरव सम्मान दिया गया है। साथ ही 1 क्लिक से पेंशन की बड़ी राशि लोगों के खाते में भेजी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय संस्कृति और परंपराओं को बचाना जरूरी है और सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है। अगली खबर राहुल गांधी से जुड़ी हुई है। राहुल गांधी के मानहानि मामले से ये जुड़ी हुई बड़ी खबर। 27 मार्च को इस मामले पर सुनवाई होगी। राहुल गांधी ने अपना बयान इससे पहले दर्ज करवा दिया था। गृह मंत्री अमित शाह पर विवादित टिप्पणी करने का मामला MP MLA कोर्ट में अब तक ये मामला चलता आ रहा है। सुल्तानपुर कोर्ट में कानूनी कार्रवाई जारी है। राहुल गांधी पिछली तारीख पर पेश हुए थे और उसके बाद उन्होंने अपना बयान दर्ज किया था और इन आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा था कि ये एक राजनीतिक साजिश है ताकि मेरी छवि को खराब किया जा सके। अभी इस बीच याचिकाकर्ता ने राहुल गांधी के वॉइस मैचिंग को लेकर भी कोर्ट से जो है तमाम आग्रह किए थे। इसको लेकर कोर्ट ने दोनों पक्ष की दलीलें सुनी थी और राहुल गांधी के अधिवक्ता ने इसे रद्द करने की मांग की थी। हालांकि अब देखना होगा कि 27 मार्च को इसमें सुनवाई के दौरान क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तो वहीं राम भक्तों के लिए एक बहुत ही सुखद खबर है, जहां पर 27 मार्च को रामलला का सूर्य तिलक होगा। जी हां, रामनवमी के मौके पर ये विशेष आयोजन किया गया है। रामनवमी पर अयोध्या में भव्य और दिव्य नजारा दिखने वाला है। रामलला के मस्तक पर सूर्यदेव तिलक करते हुए नजर आएंगे। सूर्य तिलक समारोह लगभग 4 मिनट का होने वाला है। 2 अप्रैल को हनुमान जयंती पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम भी होगा, यानी कि ये खास रहने वाला है। रामनवमी को लेकर अयोध्या में उल्लास और भक्ति का माहौल देखने को मिल रहा है। श्री राम जन्मभूमि में मंदिर में भगवान राम के बाल स्वरूप यानी कि रामलला के सूर्य तिलक को लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं और ये अलौकिक दृश्य रामनवमी के दिन ठीक दोपहर को 12 बजे दिखने को मिलेगा। निर्धारित समय पर सूर्य की किरणें गर्भगृह में स्थित रामलला के मस्तक पर लगभग 4 मिनट तक ठहरेंगी और इसीलिए इसका नाम सूर्य तिलक दिया गया है, जिससे एक दिव्य और ऐतिहासिक क्षण साकार होगा। इस पल के साक्षी बनने के लिए देश और विदेश से श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। सूर्य तिलक की सटीक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए इंजीनियर लगातार काम कर रहे हैं और इससे पहले 3 बार ट्रायल भी हो चुका है। साफ तौर पर तैयारियां बिल्कुल तेज है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने आमंत्रित सदस्य गोपाल राव ने ये पूरा जो है इन्फॉर्मेशन दिया है कि चैत्र नवरात्रि मेला पहले से ही शुरू हो चुका है और बीते 4 दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है और उन्होंने कहा है कि हर दिन 1 लाख से अधिक श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं और रामलला के दर्शन कर रहे हैं। इसी के साथ शहर में जो है वो बड़ी स्क्रीन भी लगाई जा रही है, क्योंकि जो श्रद्धालु उस वक्त मंदिर में ना पहुंच पाए, अगर वो उस पल के साक्षी ना बन पाए, तो इसके लिए ये प्रक्रिया जो है वो आपको बड़े बड़े स्क्रीन पर भी देखने को मिलेगी। दोपहर 12 बजे सूर्यदेव भगवान राम को प्रतीकात्मक तिलक अर्पित करेंगे और भगवान राम सूर्यवंश से हैं, इसीलिए यह क्षण अत्यंत विशेष है। किरणें लगभग 4 मिनट तक मस्तक पर रहेंगी और इसको लेकर बड़ी बड़ी स्क्रीन जो है पूरे अयोध्या में लगाई जाएगी, ताकि इस पल के साक्षी तमाम अयोध्या वासी भी बन सके और जो दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचे हैं वो भी इस पल के साक्षी बन सके। भीड़भाड़ को देखते हुए मंदिर परिसर के बाहर और शहर के विभिन्न स्थानों पर बड़े स्क्रीन लगाए जा रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक श्रद्धालु सूर्य तिलक का दर्शन कर सके। मंदिर सुबह से देर रात तक दर्शन के लिए खुला रहेगा। साथ ही प्रसाद वितरण की भी व्यवस्था इस बीच की गई है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पेयजल और छायादार स्थल, क्योंकि लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, धूप बढ़ती जा रही है, ऐसे में उन स्थानों को बढ़ाया गया है। साथ ही सामान रखने की व्यवस्था को भी सुनिश्चित किया गया है। सूर्य तिलक की तैयारी करीब 1 महीने पहले से ही चल रही है। इसका सफल आयोजन सुनिश्चित करने के लिए नियमित अभ्यास यानी कि ट्रायल भी किया जा रहा है।
तो इसके बाद ये खबर उत्तराखंड से है, जहां चार धाम के कपाट खुलने की तारीख जो है वो तय हो चुकी है और चार धाम के कपाट खुलने की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। इसके अलावा 19 अप्रैल को अगर हम आपको बताएं, अक्षय तृतीया वाले दिन चार धाम यात्रा की शुरुआत होगी। अक्षय तृतीया के दिन यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खुलेंगे, तो वहीं बाबा केदार के कपाट 22 अप्रैल को खुलेंगे। 23 अप्रैल को बाबा बद्री विशाल के कपाट खुलेंगे। प्रशासन ने चार धाम की यात्रा की तैयारियां जो है वो तेज कर दी है, यानी कि तैयारियां भी अब अंतिम पड़ाव में हैं और श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए तैयारियां जो है वो व्यापक स्तर पर की जा रही हैं। सीएम धामी ने साफ तौर पर कहा है कि किसी को भी सुरक्षा या किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए और अब तक 10 लाख से ज्यादा लोगों ने चार धाम यात्रा को लेकर रजिस्ट्रेशन करवाया है। ये खबर मिर्जापुर से है, जहां नवरात्रि के 8वें दिन मां विंध्यवासिनी धाम में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें मंदिर और आसपास के इलाके में देखने को मिली। जय मां विंध्यवासिनी के जयकारों से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया। अष्टमी के खास मौके पर लाखों की संख्या में भक्त दर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से आए श्रद्धालुओं ने मां के दरबार में सुख और समृद्धि की कामना की है। सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। पुलिस और पैक के साथ साथ महिला सुरक्षा कर्मी भी तैनात की गई है। सीसीटीवी और कंट्रोल रूम से लगातार निगरानी रखी जा रही है। भक्तों की सुविधा के लिए पेयजल चिकित्सा शिविर और बैरिकेटिंग और साथ ही खोया पाया केंद्र भी बनाया गया है। ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू करने के लिए रूट डायवर्जन भी लागू किया गया है। वही त्रिकोणीय परिक्रमा में शामिल कालीखो और अष्टभुजा मंदिर में भी भारी भीड़ को देखते हुए तमाम जो तैयारियां हैं वो प्रशासन की ओर से की गई हैं। मान्यता है कि यहां दर्शन करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पूरे विंध्य क्षेत्र में भक्ति और उत्साह का माहौल बना हुआ है। तो आज मां विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं जगह जगह पर माता की भक्ति गीत जो है वो गाया जा रहा है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में पेट्रोल को लेकर अफवाहों ने आम आदमी को परेशान करके रख दिया है। धीरे धीरे पेट्रोल खत्म होने की खबर फैल रही है, जिसके चलते लोग जरूरत से ज्यादा पेट्रोल लेने के लिए पंपों पर बड़ी लाइनों में लगे हुए नजर आ रहे हैं। राजधानी लखनऊ के हजरतगंज इलाके में भी पेट्रोल पंप पर कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। लोग जबरदस्ती टंकियां फुल कराने में जुटे हुए हैं। हालांकि अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में ईंधन उपलब्ध है, लेकिन अफवाहों के कारण मांग अचानक से बढ़ गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि जरूरत से ज्यादा पेट्रोल जमा करने से स्थिति और बिगड़ सकती है। ज्यादा स्टोरेज की वजह से पंपों की टंकियां जल्दी खाली हो रही हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और जरूरत के अनुसार पेट्रोल डीजल ले, ताकि सभी को आसानी से ईंधन मिल सके। तो लंबी लंबी कतारों में पेट्रोल के लिए लोग लगे हुए नजर आए और सभी को एक ही डर है कि कुछ दिनों के अंदर तेल जो है वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद आवाजाही बिल्कुल ठप हो जाएगी। इसीलिए वो पहले से ही अपनी टंकियों को फुल करवा रहे हैं, जिसकी वजह से अब एक्स्ट्रा लोड बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। खबर देहरादून से है। देहरादून जहां पर एसएसपी के निर्देशन पर पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस कार्रवाई में 45 लोग शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए और उनके वाहनों को सीज कर दिया गया। पुलिस ने 1100 से ज्यादा वाहनों की जांच की है और 800 से अधिक लोगों से पूछताछ की है। 116 संदिग्धों को थाने लेकर पुलिस थाने ले गई, जिनमें से कई को सत्यापन के बाद चेतावनी दी गई है। पुलिस एक्ट के तहत 76 लोगों पर कार्रवाई की गई है और 38,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया है। वहीं एमवी एक्ट में भी सख्ती दिखाते हुए 77 वाहनों के चालान किए गए हैं, जिन पर 19,000 रुपए से ज्यादा का जुर्माना जो है वो लगा है। देहरादून पुलिस का ये अभियान सड़क सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अहम माना जा रहा है। तो वहीं मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा दावा कर दिया है। जी हाँ, ईरान को लेकर जीत का दावा किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। अब हम एक और युद्ध जीत रहे हैं, हम ईरान के खिलाफ युद्ध जीत रहे हैं। युद्ध में हमने बहुत कुछ हासिल किया है। ईरान के नेता समझौते के लिए बेताब हैं और ईरान समझौते की बात पर हिचक रहा है। ईरान कैंसर बन चुका है और हम कैंसर को खत्म करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान सियासी गलियारों में हलचल मचाता हुआ नजर आ रहा है और सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ईरान को कैंसर बता रहे हैं।
इन्हीं खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।